नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं संचार की यूनिट के। मैं लगभग आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो पिछले 3 सालों के पेपर में आए हुए हैं। और ये जो 3 सालों के जो पेपर के संचार के क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा मैं। और एक्सप्लेन के समय कम से कम 5, 6, 7, 8 चीज़ें हर क्वेश्चन के साथ में बाकी भी क्लियर होगी। और आप देखेंगे कि इन 18 से 20 क्वेश्चन के अंदर सारा जो सिलेबस है संचार का, सारे जो टॉपिक हैं संचार के, वो आपके क्लियर होते जाएंगे। और अब तक हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं। आप देखेंगे कि उन 2 चैप्टर को अगर आपने एक एक वर्ड को अच्छे से सुना है, कितना आसान होगा ये क्वेश्चन सोल्व करना। हाँ, 1-2 चैप्टर और बचे हैं, वो भी इजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। वो भी आज तक मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन पहले ये क्वेश्चन मोस्ट हैं, ज़रूरी हैं, और मुझे सही लगा कि मुझे अभी अपलोड करने चाहिए, इनको एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी सोल्व होते चलें। कोई 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बचेंगे जो अभी टॉपिक में नहीं पढ़ाए हैं, वो भी हम समझेंगे। और वीडियो तो अपलोड उसके बारे में डिटेल में होना ही है। इसके साथ ही मेरी आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इनका लाभ मिल सके। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें इन वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और एग्ज़ाम के बाद में पता चलता है कि ऐसा भी कोई चैनल था जिस पे ये वीडियो बनाए गए थे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं। ये जनवरी 2017 का पेपर है नेट का। आप देखिएगा 13वां क्वेश्चन है, लेकिन जो संचार की यूनिट है उसका तो इसमें ये पहला ही क्वेश्चन है। प्रभावी संप्रेषण से पहले, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ इसमें फिर कह रहा हूँ, जैसे रिसर्च वाले में कही थी, कि आप इंग्लिश की जो टर्म है वो इसमें ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हिंदी का जो इनका अनुवाद है वो कोई बहुत ज़्यादा इतना बेहतर की नहीं है कि वो हर लैंग्वेज अच्छी हिंदी टर्म हो जो हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। थोड़ी सी अलग हटके, थोड़ी देखने में हार्ड लगेगी या थोड़ी समझ में आसानी से नहीं आएगी। इंग्लिश टर्म जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है A, B, C, D। अभी आपके सामने ऑप्शन है, उदासीनता है, प्रभुत्व है, बोध है। तो अभी क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होगा इसका? अब तक हमने जितना डिटेल में पढ़ा है संचार को, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन का इंग्लिश में क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर इंग्लिश में है। इफेक्टिव यानी प्रभावी संचार के लिए। अब आप बाकी देखिएगा, नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, कोई भी ऑप्शन इसमें सूट नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग, प्रभावी संचार की सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपसी समझ होनी चाहिए। बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग से आप सब कुछ समझ गए होंगे, जबकि बोध से हो सकता है समझने प्रॉब्लम ही हो। आपसी समझ होनी चाहिए संचार के लिए, सबसे पहली शर्त है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। देखिए, जब मौखिक और अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं, तो ये तो आप जानते हैं, पिछला ही चैप्टर हमने पढ़ा है जो संचार के प्रकार थे, उसमें आपको मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल। उसमें जो वर्बल है उसके मैंने 2 बताए थे आपको, ओरल और एक था लिखित। तो ओरल था मौखिक, और अमौखिक कौन सा है? जो कि लिखना पड़ता है। तो इनमें विरोधी है, परस्पर आपस में बिल्कुल विरोधी है। एक बोल के बोला जाता है, जैसे कि मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ, और अमौखिक का मतलब होता है लिखित संदेश। तो बिल्कुल एंटी है एक दूसरे के। तो अधिकांश लोग विश्वास किस पे करते हैं? अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है चैप्टर वाला, जो कि मैं चैप्टर में एक एक चीज़ को डिटेल में समझा रहा हूँ, तो मैंने कितने ही एग्जाम्पल उसमें दिए होंगे कि जो ओरल हम कोई भी संचार होता है उसकी वो वैल्यू नहीं होती जो कि लिखित की होती है। आपको मैंने उदाहरण भी बताया था कि आपने मूवीज़ वगैरह में जैसे देखे हैं कि 2 डॉन है, वो आपस में मिलते हैं और उनके साथ 10-10 गाड़ियाँ आती है। वो 2 डॉन आपस में मीटिंग करने के लिए जाते हैं, अलग से कमरे मीटिंग की, और वापस बाहर आ गए। लेकिन आप दोनों ने जब तक लिखित में कोई आपस में करार नहीं किया है, या 2 व्यक्ति आपस में एक बंद कमरे में बात करते हैं, अगर लिखित में कोई करार नहीं है आपस में,
तो कोई सबूत नहीं है कि उनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए मैंने आपके कई एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें एक एक चीज़ को क्लियर किया है। तो लोग किस पर विश्वास करते हैं? अमौखिक संदेशों पर, यानी जो लिखित संदेश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? किसी सूचना समृद्ध कक्षा, समृद्ध कक्षा से मतलब है कि कोई एक अच्छी क्लास हो। द टिपिकल फीचर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम, लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग। अब देखिएगा ये क्या पूछना चाह रहा है कि एक अच्छी क्लास है, रिच क्लासरूम, इन्फॉर्मेशन, जिसमें मुख्यतः इन्फॉर्मेशन पे बल दिया जा रहा है। तो उसमें क्या चीज़ है मेन? तो भाई जब इन्फॉर्मेशन की बात आ गई तो फैक्चुअल आएगा, फैक्ट। जब हमें कोई सूचना देनी होती है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई सूचना देनी है आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में अपलोड करूंगा और उसमें 3-4 बातें कुछ बतानी है, तो वो क्या चीज़ होगी? फैक्चुअल होता है, फैक्ट होता है वो, कि ये चीज़ें आपके सामने मैं लेकर के आऊँ। ये क्वेश्चन होते हैं समझ के। एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा। जो मैं 18 से 20 मिनट के, कोई 15 मिनट का वीडियो बन रहा है, उसको आगे कर करके नहीं देखना है। मेरा वादा है आपसे, आप पूरा एक बार पूरी तरह ध्यानमग्न होके हर वीडियो को, जो चैप्टर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप उसको सुन करके ही ये क्वेश्चन आराम से इजीली हल कर देंगे। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? तथ्यात्मक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? अब देखिए भावबोधक संप्रेषण, भावबोधक का मतलब है कि जो संप्रेषण करने वाला है, प्रेषक करता। तो भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? कूट लेखक, उदासीन उग्रता, बाह्य संकेत और कूट लेखक, कूटानुवादक। अब देखिए कितने ऑप्शन इसने दे रखे हैं कि अब लगता है कि ये कहना क्या चाहता है। क्या करना पड़ेगा हमें? इंग्लिश में टर्म देखिए इसकी, एक्सप्रेसिव, यानी जो एक्सप्रेस करता है। अब इसमें जो एक्सप्रेस करता है, प्रेषक करता, जो सूचना, जो संदेश देगा, उसको कहा जाता है एनकोडर, और जो सूचना प्राप्त करता है उसको कहा जाता है डिकोडर। अब देखिएगा क्या आंसर होगा इसका, आप सोच सकते हैं। किसके द्वारा प्रेरित होता है? जो सूचना, जो एक्सप्रेस करने का जो होता है। तो जानते हैं कि जो एनकोडर है, जो प्रेषक है। अब इसने कूट लेखक वर्ड दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एनकोडर को देखिए। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कुछ चैप्टर में जैसे कोई चीज़ मैंने वहाँ नहीं बताई, तो यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन हो जाएगी वो। एनकोडर होता है सूचना देने वाला और डिकोडर होता है सूचना को प्राप्त करने वाला। तो डिपेंड बहुत कुछ, सब कुछ किस पे करेगा? 90% जो सूचना देगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम, एक पॉजिटिवनेस वाली क्लास है, उसका परिणाम क्या होगा? अब आप खुद सोचिए। समर्पण, आमना सामना, दबाव और अन्योन्य। अब देखिए कुछ वर्ड हो सकता है आपके समझ में ना आए, जैसे अवपीड़न है, तो अवपीड़न के तो इसने ओब्लिक करके दबाव लिख दिया। समर्पण भी आप समझ गए, आमना सामना भी समझ गए। अब ये अन्योन्य क्या होता है ये नहीं समझ में आया होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश टर्म देखनी होगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पॉजिटिव क्लासरूम। अब ये इंग्लिश टर्म दे रखी है। अब ये यहाँ भी इंग्लिश टर्म दे रखा है इसने। अब ये भी हो सकता है आपको ना लगे। अनुनय का जो मतलब होता है वो होता है प्रोत्साहन। अब ये अच्छा टर्म था प्रोत्साहन, ये चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन विद्यार्थी को कई बार घुमाने के लिए ये दूसरी टर्म यूज कर लेते हैं। अनुनय का मतलब होता है प्रोत्साहन। तो सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम क्या होता है? ये ना तो समर्पण होगा, ना दबाव होगा, ना आमना सामना होगा। व्यक्ति, स्टूडेंट जो है वो मोटिवेटेड होता है। एक अच्छी कक्षा है तो व्यक्ति को, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आगे और अपने कार्य को बेहतर तरीके से करूं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने बहुत अच्छा होमवर्क किया, लेकिन टीचर उसको प्रोत्साहित करने की बजाय या तो बिल्कुल कुछ भी ना कहे, या डिमोटिवेट करे, या ध्यान ही ना दे, उसकी बजाय सकारात्मक टर्म यूज़ किए। ये देखेगा इसने, पॉजिटिवनेस वाली क्लास।
जिसमें व्यक्ति को हमेशा सकारात्मकता ही दिखती है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, अनुनय यानी प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का, बाह्य निरर्थकताओं का, पूर्वाग्रही उदासीनता और सामूहिक उग्रता। अब देखिए, ना तो सामूहिक उग्रता होगा। पहले क्वेश्चन देखिए, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? मतलब जो हमारी क्लास है, उस क्लासरूम के अंदर जो भी संचार हो रहा है वो फ्यूचर में किसको आगे बढ़ाएगा, क्या चीज़ दुनिया के सामने लेकर के आएगा? तो वो बाह्य निरर्थाएं, पूर्वाग्रही उदासीनता, ये सब ऑप्शन रॉन्ग है, ये तीनों ये नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक पहचान, ये होगा। भाई हमने क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में जो आज तक हमने पढ़ाई की है हमारे स्कूल में, कॉलेज में, लगभग 16 साल तक हम, पहले 12 साल तक हमारे स्कूल में और उसके बाद कम से कम 5 साल तक हम हमारे कॉलेज में गए। तो 12, 5, 17 साल हमने हमारे क्लास के अंदर जितने घंटे, मान लीजिए लगभग दिन में हम सारे दिन क्लास में रहते हैं, कितना समय हमारे जीवन का 1/4 पार्ट है वो हमने क्लास में निकाला है। विद्यार्थी जीवन जो है वो हमने क्लास में निकाला है। वहाँ हमने क्या सीखा वो ही आगे जाकर के फ्यूचर में हमारी सामाजिक पहचान बनेगा। हमारा आज कैसा है वो ये डिपेंड करता है कि हम पहले कैसे थे, पहले हमारा पालन पोषण कैसे हुआ है, हमारी दिनचर्या कैसे थी, हमारा जो संचार है, हमारा जो, तो यहाँ जो मेन मकसद है इसका, ये क्लास की बात कर रहे हैं। तो बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे और ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये 6 क्वेश्चन थे पिछले साल के पेपर के। आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत अगर हम हमारी समझ से करें तो 90% क्वेश्चन हम इनसे आराम से सोल्व कर सकते हैं। 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप 100% कर देंगे, और जिसमें से अभी भी मैं 2 चैप्टर इसके और बनाऊंगा। तो उसके बाद में तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि कोई क्वेश्चन इसमें से गलत हो जाए, बशर्ते आप पूरे वीडियोस देखें। उसके बाद में हम देखते हैं जो 16 वाला पेपर था नेट का, 2017 में जो जनवरी का पेपर हुआ है उससे जस्ट पहले का पेपर है ये। तो इसमें संचार के जो क्वेश्चन है वो कौन से आए हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षण संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राय इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? सबसे पहले तो आपको परिस्थिति क्या होता है, स्टेटस, जो ना स्टेटस क्या होता है भाई? स्टेटस एक सामाजिक पहचान है। जैसे मान लीजिए समान वर्ग में है तो जो दूसरे लोग हमारी तरह काम करते हैं, हमारे लेवल में है। जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है तो ऑफिस में एक तो होता है बॉस और बाकी उसके अधीनस्थ होते हैं काम करने वाले। तो बॉस उनसे अलग है, बॉस की जो परिस्थिति है वो से अलग है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनमें तो आपस में जो स्टेटस है वो समान है। तो वहाँ आपस में कौन से संचार की पद्धति काम आएगी? 37 का मतलब होता है बराबर, इक्वल। तो ऑप्शन देख सकते हैं, उद्रव संप्रेषण, प्रति संप्रेषण, कॉर्पोरेट संप्रेषण। नहीं, राइट आंसर होगा इसका 37 संप्रेषण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए। सानिध्य से बचना, पुनरावर्ती विराम, स्थिर भंगिमा और वाक स्वराघात परिवर्तन, वाक मॉडुलन। अब देखिएगा, मैंने जो पिछला चैप्टर बनाया, जो बताया था आपको, मैंने उसमें जो एग्जाम्पल दिया था एक समझाने के पर्पज से, वो ही सेम चीज यहाँ इसने क्वेश्चन के रूप में दी है। देखिए कितना फर्क पड़ता है एक वीडियो का अगर हम एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते हैं। मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल यह दिया था जब आपको मैं चैप्टर ये पढ़ा रहा था कि इसके संचार के प्रकार, उसमें क्या था, 2 प्रकार के प्रकार बताए थे मैंने आपको संचार के, शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपको मैंने क्या बताया था, कम से कम 6 प्रकार बताए थे नॉन वर्बल के, जिसमें साइन वगैरह होते हैं, चिन्ह वगैरह है, जैसे गाड़ी पर लाल बत्ती लगाई हुई तो वो भी अपने आप में एक संदेश है, व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ किसकी है या क्या कहना चाहता है। मैंने पार्श्व प्रकार का एक था उसमें संचार, पार्श्व संचार,
पार्श्व संचार मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति में जो शब्दों के अलावा जो वो एक उसके पीछे का जो भी उसका व्यवहार होता है, एक टीचर हाव भाव, स्वरों को जो उतार चढ़ाव, कहीं किसी वर्ड पे जोर देना, फिर कहीं जो उसका बोलने का फ्लो है वो धीरे होना, पिच, आवाज़ में उतार चढ़ाव, जैसे नरेंद्र मोदी का भी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, जैसे शब्दों में उतार चढ़ाव आता है, कहीं जोर देना पड़ता है, कहीं धीरे बोलना पड़ता है, वैसे ही एक टीचर मशीन की तरह आता है, रोबोट की तरह 40 मिनट बोल के चला गया, और एक टीचर पूरा हाव भाव के साथ, पूरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। वही होता है वाक स्वराघात परिवर्तन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वाक स्वराघात परिवर्तन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? अवरोधक वाला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर अवरोधक वाला ही बना रहा हूं मैं अभी, तो अवरोधक वाला आपके होगा, लेकिन हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है, यानी कौन है जो संप्रेषण को, अच्छे संप्रेषण को रोकता है? नीति प्रवचन, निर्णय परख होना, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां, संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया, व्यक्ति कथन, नजर मिलाना। अब इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इनमें हमने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप पहले ऑप्शन को एक बार छोड़ दीजिए, संवाद सारांश। क्या एक अच्छा संप्रेषण का ये गुण नहीं है कि वो ज़्यादा डिटेल में ना बता करके और शॉर्ट में जो सारांश है वो सामने रखा जाए? क्या सरल शब्दों का प्रयोग एक अच्छे संप्रेषण का गुण नहीं है? शांत प्रतिक्रिया, क्या ये गुण नहीं है? नज़र मिलाना और सरल वर्णन करना, क्या ये सब नहीं है गुण? ये सब गुण है। तो अवरोधक के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, पहला नीति प्रवचन, ज़्यादा ज्ञान देना, नीति की ज़्यादा बातें करना, निर्णय परक होना, डिसीजन अपना किसी पर फिक्स करना या डिसीजन अपना ही बताना, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ, सांत्वना से संबंधित ज़्यादा टिप्पणियाँ बार बार करना, नहीं हमारा ऐसा हो रहा है देश में। एक अच्छा संप्रेषण जो होता है उसमें ये चीज़ें नहीं होती, ये उन चीज़ों को, एक अच्छे संप्रेषण को रोकने का काम करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, समझ के आधार पर हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद में मैं जो कई मॉडल पेपर लेके आऊँगा आपके लिए, और उसमें क्वेश्चन संचार के और भी आएंगे जो कि आपको सोल्व करने पड़ेंगे। साथ में मैं आंसर तो बताऊंगा, लेकिन उसमें आपसे पूछूंगा कि आपके कितने सही हुए हैं। ये मैं एक एक चीज़ को, पूरा सिलेबस कवर होगा इन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक के द्वारा प्रभावित होता है? संप्रेषण प्रतिभागियों से मतलब क्या है कि आप संचार के लिए, संप्रेषण के लिए आप कोई प्रतिभागी ढूंढते हैं। मतलब मान लीजिए मुझे किसी से बात करनी है, सीधी भाषा में समझते हैं, मुझे किसी से बात करनी है, तो अगर मुझे किसी से संचार करना है तो वो चीज़, मेरा ये संचार किस चीज़ से प्रभावित होगा, कौन है जो इसको प्रभावित करेगा? अब देखते हैं, सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता, विषमता, असंवादिता, विपतन, और गुप्तता, असंवादिता और छल। अब इसमें देखिएगा, क्या संचार में अगर गुप्तता से मतलब होता है मैं मेरी चीज़ को मेरे पास ही रखना चाहूँ, यानी मैं वो चीज़ें किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहूँ। असंवादिता, अगर मैं बात ही ना करना चाहूँ किसी से। छल, क्या ये चीज़ें प्रभावित करेगी उसको? एक जो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन मैं करूँगा, तो जब चयन करूँगा तो अगर ये चीज़ें मेरे अंदर होगी तो मैं चयन ही नहीं करूँगा मैं। विषमता, यही चीज़ें हैं, अगर मुझे नहीं लगती कि मुझे ये बात करने के योग्य, मैं नहीं करूँगा। यही गुप्तता फिर आ गया। असंवादिता, ये चीज़ें फिर आ गई। हालांकि उपयोगिता एक सही टर्म है, लेकिन बाकी के दोनों सही नहीं है। सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। सबसे पहला भाई अकेलापन, मुझे अकेलापन लगता है। जिस मनुष्य को अकेलापन लगता है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वो औरों से बात करता है। तो अकेलापन को दूर करने के लिए व्यक्ति बात करता है, ये एक कारक हो सकता है बात करने का। उपयोगिता तो है ही है। सानिध्य, भाई व्यक्ति कब तक अकेला रहे? मनुष्य है, मानवीय जो भावनाएं होती है, इमोशन होती है, वो किसी से बात करना चाहता है, पास बैठना चाहता है, अपने मन की कहना चाहता है, किसी और के मन की सुनना चाहता है।
तो कौन सा हो सकता है इसमें? पहला सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। उसके बाद में है एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। एक कक्षा है, कक्षा में एक अध्यापक है, वो अपना बेस्ट से बेस्ट कैसे दें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण और प्राधिकारवादी होना, अपनी बात को किसी दूसरे पर थोपना, ये भी नहीं होगा। अब आपको डाउट होगा सहयोगी समादेश और सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। अब ये सुस्थापित भंगिमा, हम इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट देखते हैं। यूज ऑफ ए पीर कमांड और एडोप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। क्या होगा इसका सही? जो इसमें ज़्यादा आंसर है वो होगा थर्ड, एडोप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। यानी ये प्रभावी उपस्थिति से मतलब क्या है? देखिए कितनी बारीकी से चीज़ पूछे हैं। प्रभावी उपस्थिति से मतलब आप खुद अपने मन में फील कीजिए कि आप विद्यार्थी हैं, आपका शिक्षक क्लास में आ रहा है। प्रभावी उपस्थिति कब उसकी लगेगी? जब उसकी हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, नज़र से नज़र मिला के पढ़ाने का तरीका, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, ये इसका राइट आंसर होगा। सहयोगी समादेश भी एक पार्ट होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इफेक्ट करता है उसका जो पोस्चर वगैरह है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का अंदाज, अपनी बात को रखने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? यानी कोई भी व्यक्ति जो संचार करता है तो उसको किस प्रकार का अनुभव होता है? क्षिप्त आवेग, प्रत्याशित उत्तेजना, होमोफिली का मुद्दा और परिस्थिति विस्थापना। ये आपके सामने है क्वेश्चन जो है, क्या ऑप्शन है? मैनिपुलेटेड इमोशंस, द इशू ऑफ होमोफिल्स और स्टेटस डिसलोकेशन। एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट वर्ड है, इसी के अंदर इसका ऑप्शन है। जो भी व्यक्ति संचार करता है तो उसमें एक एक्साइटमेंट, एक उत्तेजना जरूर रहती है। हाँ, थोड़ी देर बाद में वो चीज़ शांत हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति एक बार जब संचार शुरू करता है तो एक बार थोड़ा सा उसमें वो एक स्वाभाविक उत्तेजना, एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब आप भी मंच पर, चाहे आप डेली के स्पीच देते हो, आप कितने ही स्पीच देते हो, लेकिन जब आपका नंबर आने वाला होता है तो 5-10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए आप में थोड़ी सी ये चीज़ ज़रूर रहती है। होमोफिल्स जो है, ये होमोफिल्स तो एक रोग से संबंधित है। जैसे जो ये धारा 377 लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिस पर विचार किया गया था, गे होता है, लेस्बियन है, वो जो रोग से, ये रोग से संबंधित है कि उसको ये फीलिंग होती है। नहीं, ऐसा ये अजीब से गलत ऑप्शन दिए इसमें। इसका सही आंसर होगा ए, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रत्याशित उत्तेजना। अब देखिए ये एक पेपर हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा और कर लेते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, लगभग 30 से 32 मिनट का बनेगा, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिएगा पूरे वीडियो को। पूरी संचार की यूनिट आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग क्या कहलाता है? विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग क्या कहलाता है? अब इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसने घुमा के दिया है। व्यवस्थापन, विचार प्रोटोकॉल, समस्या उन्मुखीकरण और मस्तिष्क का चित्रण। यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ ए डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इज रेफर टू एज। ये एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये इसने घुमा के दिया है, साइकोलॉजी टाइप से क्वेश्चन है। तो इसमें 2 ऑप्शन में आपको थोड़ा डाउट होगा। कक्षा के अंदर हमारा मेन उद्देश्य आखिर रहता क्या है? इसका कहने का तात्पर्य ये है, समस्या का उन्मुखीकरण क्या ये होगा, या मस्तिष्क का चित्रण? इसमें राइट आंसर होगा 4th, मस्तिष्क का चित्रण। यानी मस्तिष्क के चित्रण से मतलब है जो विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट हैं, उनके मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। आप बताइए, जो क्लास है तो क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर मैं शॉर्ट में अगर उस चीज़ की बात करें तो समस्या उन्मुखीकरण
क्या यही एक उद्देश्य होता है कि क्लास में गए और हमारी समस्या का समाधान हो गया? ये कक्षा का उद्देश्य कभी नहीं होता। कक्षा का उद्देश्य होता है मस्तिष्क का विकास करना, एक बालक का विकास करना। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा का मनोविज्ञान, तो समस्या उन्मुखीकरण भी एक है, व्यवस्थापन भी है, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क का विकास, एक विद्यार्थी के बालक का विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है, शारीरिक भाषा के रूप में, पराभाषा के रूप में, व्यक्तिक भाषा के रूप में और वितरण भाषा के रूप में। अब देखिए, वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है। अब इसका इंग्लिश टर्म क्या है? एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज फिजिकल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज और डिलीवर्ड लैंग्वेज। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका सही आंसर है परा लैंग्वेज। अब ये परा लैंग्वेज क्या होती है? परा लैंग्वेज होती है भाषा के द्वारा, वाणी के द्वारा नहीं। अब जैसे मैं आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ, तो चूंकि आप मुझे सामने पूरी तरह से देख नहीं पा रहे, शारीरिक भाषा, परा भाषा में क्या होता है? संकेत के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने है, वो अपने साइन, किसी इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा अपनी चीज़ को समझाता है और व्यक्ति उसको समझ भी जाता है। तो वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को कैसे जाना जाता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी है, उसका चेहरा देख करके आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति दुखी है। क्या उस व्यक्ति ने आपको बताया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ? नहीं। और देखिए, अब आप कहेंगे कि शारीरिक भाषा में तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो इसका है, बॉडी लैंग्वेज का। तो देखिए, परा भाषा एक ब्रॉड वर्ड है, पैरा लैंग्वेज। इसमें व्यक्तिक भाषा, वितरण भाषा और शारीरिक भाषा, ये सब इंक्लूड हो जाती है परा भाषा के अंदर। तो परा भाषा एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें साइन, इशारे, हाव भाव, बोलने का जो उसका बॉडी लैंग्वेज, ये हर चीज़ आती है परा भाषा में। उसके बाद में है प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित किससे होता है? अभिग्रहण से, संचरण से, गैर विनिमयन से और है संदर्भ से। अब कोई भी संप्रेषण होता है, कोई भी संचार है, वो किससे इफेक्ट होगा? वो इफेक्ट होता है संदर्भ से। अब देखिए, इसमें संप्रेषण कैसा करेंगे आप? संप्रेषण प्रभावित होता है का मतलब है कि जो भी हम संचार करते हैं, जो भी बात करेंगे, तो वो प्रभावित किससे होगी? वो होगी संदर्भ से। आप किस संदर्भ में कौन सी बात करना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए अगर मौखिक है तो हमारा संप्रेषण उस हिसाब से होगा। फिर अगर मान लीजिए मौखिक नहीं है, वो चीज़ लिखित में है, तो मेरा जो संप्रेषण है फिर वो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर अशाब्दिक है, नॉन वर्बल है, तो मेरा संप्रेषण है उसके हिसाब से होगा, यानी संदर्भ। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स। किससे? ये देखिए फोर्थ ऑप्शन, कंटेक्स्ट, मतलब संदर्भ। किस संदर्भ में हम हमारी बात को कहना चाहते हैं, उसी पर ही सब कुछ डिपेंड है। फिर है 22वां क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? अब देखिए, मनोवृत्तियां, कार्य, ये साइकोलॉजी वाली चीज आ गई। मनोवृत्तियां से मतलब साइकोलॉजी से कुछ ना कुछ संबंधित है। तो क्या किसी व्यक्ति की मानसिकता को समझने के लिए क्या हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है? ये बाकी अव्यक्तिक और असंगत तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने आपको जैसे अभी ऊपर बताया और जो इसके संचार के प्रकार का चैप्टर पढ़ा, अशाब्दिक मतलब ना तो मौखिक हो ना लिखित हो, व्यक्ति के हाव भाव से, उसके इशारों से, उसके साइन से, उसकी आंखों से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी बात कर रहा है, अगर क्लास में आपस में दो विद्यार्थी बात कर रहे हैं और एक शिक्षक पढ़ा रहा है, उसको देख रहे हैं कि ये दो बात कर रहे हैं, उसने थोड़ा सा उनकी ओर देखा और जो ही विद्यार्थी की नज़र पड़ी कि हाँ सर हमको देख रहे हैं, वो चुपचाप वापस सामने देखने लग जाते हैं। क्या टीचर ने उनको कहा है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग बात क्यों कर रहे हो? नहीं, सिर्फ देखने मात्र से वो चीज़ समझ जाते हैं। तो वो होता है अशाब्दिक, नॉन वर्बल। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है अप्रमाणिक, विवेचनात्मक, उपयोगितावादी और प्रतिरोधात्मक। नो डाउट बहुत इजी क्वेश्चन है, उपयोगितावादी। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है।
एक संप्रेषक का जो अपने विचार रख रहा है उसका विश्वास स्तर किससे निर्धारित होता है? जब एक शिक्षक के लिए हम तैयारी करते हैं कि हमें फ्यूचर में एक शिक्षक बनना है, इसीलिए तो हमें सभी चीज़ें आज यहाँ पढ़नी पड़ रही हैं। भाई फ्यूचर में जो व्यक्ति शिक्षक बनेगा, लेक्चर बनेगा, तो उसमें संचार कैसे करना चाहिए वो तो आना चाहिए उसको। अतिशोक्ति के प्रयोग से बिल्कुल नहीं होगा, अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से ये भी नहीं हो सकता। आवाज़ स्तर के परिवर्तन से कुछ है, लेकिन नज़र मिलाने से 100% है। एक अच्छा शिक्षक वही होता है, एक अच्छा संप्रेषक वही होता है जो नज़र में नज़र, आंखों में आंखें डाल के बात करें, नज़र छिपा के या चुरा के नहीं। कुछ शिक्षक जैसे पढ़ाते हैं तो बिल्कुल विद्यार्थियों से आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं रखते हैं, आसमान की तरफ देखते हुए पढ़ाएंगे, दीवारों की तरफ देखते हुए पढ़ाते हैं। वो चीज़ें ये दिखाती है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। एक अच्छा जो बेहतर शिक्षक बनना है सभी को, तो आप में ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि आप विद्यार्थियों के नज़र से नज़र मिला के आप अपनी चीज़ को समझा सकें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और लगभग 31-32 मिनट का ये वीडियो बना है। और मेरा ये मानना है कि जिस विद्यार्थी ने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, ये 30 मिनट अगर उसने इस वीडियो को सौंप दिए, तो संचार का उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि इस बार भी जो पेपर आएगा वो लगभग इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और आप देख रहे हैं कि हमने 3 पेपर किए, लगभग 18-19 क्वेश्चन हो गए। तीनों पेपर में जो भी हमने क्वेश्चन किए वो कहीं ना कहीं आपस में मैच खा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बार बार मैच खा रहे हैं, पूछने का अंदाज अलग है, लेकिन पूछना वो वही चीज़ आता है। बाकी इसके 2 चैप्टर और बचे हैं, 1-2 चैप्टर वो मैं आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद में इस संचार के टॉपिक में से हम कई क्वेश्चन और करेंगे, जो कि वैसे फाइल बना करके पूरी में, और इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन निकाल करके, और आगे आने के हिसाब से 25, 30, 35, 40, 50 जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा, जैसा बेटर लगेगा वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।